तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा स्टोर का एक धमाकेदार सेशन। इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रमुख प्राकृतिक जल स्रोतों का एक गहन विश्लेषण करना है। सही कहा। और विद्यार्थियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी इस चर्चा के 3 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले गर्म जलकुंड, फिर जलप्रपात और अंत में प्रमुख झीलें। हाँ, और माहौल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे हम क्लासरूम में बैठकर इन रहस्यों को सुलझा रहे हों। तो बिना देर किए अपने पहले पड़ाव यानी गर्म जलकुंडों की ओर बढ़ते हैं। राजगीर और गया इसके बहुत बड़े केंद्र नजर आते हैं। राजगीर में ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड है और गया में अग्निकुंड है। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ का पानी कितना गर्म होगा। हाँ, बिल्कुल, अग्निकुंड मतलब आग जैसा पानी। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है, पानी तो जमीन के नीचे आमतौर पे ठंडा होना चाहिए ना? हाँ, सामान्यतः तो ऐसा ही होता है। तो फिर ये प्राकृतिक रूप से इतना गर्म कैसे हो रहा है कि इसका नाम ही अग्निकुंड या सूर्यकुंड रख दिया गया? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सतह के नीचे मौजूद जो हमारी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है यानी भूवैज्ञानिक संरचना, उसमें छिपा है। अच्छा। इसे जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। होता क्या है ना कि जब बारिश का पानी या सतह का पानी दरारों के जरिए जमीन के बहुत नीचे रिसता है तो वह धरती के भीतर मौजूद गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है। धरती के नीचे एक जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। मतलब जितना नीचे जाएंगे गर्मी उतनी बढ़ेगी? बिल्कुल सटीक। अब जितना नीचे जाएंगे तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जब ये पानी इन गर्म चट्टानों के पास पहुंचता है तो ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। समझ गया। और फिर दबाव के कारण ये पानी दरारों या फॉल्ट लाइंस के जरिए वापस सतह पर तेजी से ऊपर आ जाता है। राजगीर और गया के इन क्षेत्रों में ऐसी ही फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। ओहो, मतलब ये धरती के नीचे का एक प्राकृतिक गीजर है जो बिना किसी बिजली के काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ इस डेटा में एक चीज मुझे और खटक रही है। राजगीर और गया में तो इक्का दुक्का नाम है, लेकिन अगर हम मुंगेर जिले की सूची देखें। मुंगेर की सूची तो बहुत लंबी है। वही तो, ऐसा लग रहा है जैसे मुंगेर इन गर्म जलकुंडों का हब या राजधानी बन गया हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए ना, भीमकुंड, सीताकुंड, रामकुंड, ऋषिकुंड, श्रृंगारकुंड, जन्मकुंड और भीम बांध। मतलब इतनी लंबी सूची सिर्फ एक ही जगह पर क्यों? क्या मुंगेर के नीचे की जमीन कुछ ज्यादा ही गर्म है? देखिए, मुंगेर की स्थिति वाकई बहुत खास है। मुंगेर का जो खड़गपुर पहाड़ियों वाला क्षेत्र है ना, वहाँ की टेक्टोनिक संरचना इस तरह की है कि वहाँ दरारों और फॉल्ट लाइंस का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। अच्छा, तो पानी को नीचे जाने और ऊपर आने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हाँ, इसलिए वहाँ पानी के नीचे जाने और गर्म होकर वापस आने की जो प्रक्रिया है वो बहुत व्यापक स्तर पर होती है। और इस पूरी सूची में जो सबसे हैरान करने वाला नाम है वो है लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड, इसमें ऐसा क्या खास है? अगर हम इसके तापमान के आंकड़ों को देखें तो थर्मामीटर पर ये 62 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। 62 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, जरा विद्यार्थियों को इसे समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल। इंसान के नहाने के लिए जो पानी होता है वो आमतौर पर 37 से 40 डिग्री के आसपास होता है। 62 डिग्री का मतलब है कि ये पानी इतना गर्म है कि अगर कोई इसमें सीधा हाथ डाल दे तो उसे गंभीर रूप से जलने का खतरा हो सकता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सच में प्रकृति का एक अद्भुत और थोड़ा डरावना रूप है। इतनी खामोश दिखने वाली जमीन के नीचे इतना भयंकर तापमान उबल रहा है। बिल्कुल। खैर, उबलते हुए पानी से अब अगर हम एकदम अलग दुनिया की तरफ चले। हाँ, बहुत गर्मी हो गई, अब थोड़ा ठंडे पानी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, यानी ऊंचाई से गिरते हुए ठंडे पानी की तरफ। तो हम अपनी तीसरी स्लाइड पर आते हैं जो है जलप्रपातों की, जिन्हें हम वाटरफॉल्स कहते हैं। तो जलप्रपात, अगर मैं इसकी एक आम परिभाषा के बारे में सोचूं तो यही है कि जब पानी पहाड़ से गिरता है तो उसे झरना या जलप्रपात कहते हैं। लेकिन इसका भौगोलिक विज्ञान क्या कहता है? भौगोलिक दृष्टि से परिभाषा थोड़ी अधिक कॉन्सेप्चुअल है। जलप्रपात तब बनता है जब कोई नदी या जलधारा पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र की तीव्र ढाल के सहारे अचानक से नीचे की ओर उतरती है। अचानक से? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि नदी पठार के कठोर चट्टानों पर बह रही है और अचानक से वो कठोर चट्टान खत्म हो जाती है और एक खड़ी ढलान आ जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी सीधे नीचे गिरता है? बिल्कुल।
और बिहार के मामले में अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये मैदानी इलाकों में तो बन नहीं सकते। जाहिर सी बात है, मैदान में ढलान कहाँ से आएगी? सही कहा। इनके लिए ऊंचे पठारों की जरूरत होती है, इसीलिए ये मुख्य रूप से बिहार के दक्षिणी हिस्से यानी सीमांत पठारी क्षेत्रों जैसे कैमूर, रोहतास, गया और नवादा में ही पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है। बिना ऊंचाई और खड़ी ढलान के पानी उस तरह से गिरेगा ही नहीं। बिल्कुल। और जब हम बिहार के जलप्रपातों की बात कर रहे हैं तो स्लाइड 4 के अनुसार सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है ककोलत जलप्रपात। ककोलत, ये तो बहुत मशहूर है। नवादा शहर से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये झरना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके निर्माण की जो कहानी है वो मुझे प्रकृति के एक बेहतरीन गणित या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह लगती है। वो कैसे? हमारे डेटा के अनुसार ये कोडरमा पठार से निकलने वाली 7 अलग अलग धाराओं के मिलने से बनता है। जी हाँ, ककोलत की सबसे बड़ी विशेषता यही 7 धाराएं हैं। लेकिन ये 7 धाराएं मिलकर एक झरना कैसे बनाती हैं? मैं इसे एक उल्टे की मतलब इन्वर्टेड फनल की तरह इमेजिन कर रहा हूँ। अच्छा, फनल की तरह? हाँ, जैसे कोडरमा का विशाल पठार बारिश का पानी इकट्ठा करता है और वो पानी 7 अलग अलग चैनलों से होकर आगे बढ़ता है। फिर पठार के किनारे पर आकर ये 7 धाराएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं और एक भारी मात्रा में पानी का प्रहार नीचे की तरफ करती हैं। क्या ये ऐसा ही कुछ है? आपका ये फनल वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। जब 7 धाराएं एक जगह मिलती हैं तो पानी का आयतन और उसका वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, फोर्स बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, जो ककोलत को इतना प्रभावशाली बनाता है। हाँ। इसके अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इसकी अधिकतम ऊंचाई 47 मीटर दर्ज की गई है। 47 मीटर? हाँ, जबकि इसकी सामान्य ऊंचाई जहां से मुख्य धारा का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है वो 24 मीटर है। मतलब ये ऊंचाई का अंतर मौसम के हिसाब से होता होगा? हाँ, ये अंतर अक्सर अलग-अलग मौसमों में जल स्तर के बदलाव के कारण होता है। 47 मीटर ये कोई छोटी ऊंचाई नहीं है। लेकिन रुकिए विद्यार्थियों, अगर 47 मीटर सुनकर हम इतने प्रभावित हो रहे हैं तो अब जो नाम आने वाला है वो तो होश उड़ा देने वाला है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 5 पर चलते हैं। चलिए रोहतास जिले की तरफ चलते हैं। हमारे पास सुखलदरी जलप्रपात है जो कन्हर नदी पर यूपी और बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है। हाँ, सुखलदरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। फिर ताराचंडी रोहतास में जुआकुंड जलप्रपात है। लेकिन जिस पर मुझे सबसे ज्यादा बात करनी है वो है दुर्गावती जलप्रपात, जो कि दुर्गावती नदी या छान पापर रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात वाकई में एक प्राकृतिक अजूबा है सर। अजूबा इसलिए क्योंकि इसकी कुल ऊंचाई 90 मीटर है। 90 मीटर, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। ककोलत की अधिकतम ऊंचाई से भी लगभग दोगुना। अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो यह एक 30 मंजिला गगनचुंबी इमारत की छत से पानी के सीधे नीचे गिरने जैसा है। बिल्कुल, नजारा ही कुछ और होता होगा। जब 90 मीटर ऊपर से पानी नीचे चट्टानों पर गिरता होगा तो उसकी आवाज और उससे उठने वाली पानी की धुन सच में कमाल होती होगी। सही कहा। और विद्यार्थियों, अगर आपको भूगोल के ऐसे ही जबरदस्त फैक्ट्स जैसे ये 90 मीटर ऊंचे झरने और उनके पीछे का विज्ञान आसानी से समझने हैं तो शिक्षा स्टोर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक दुर्गावती जलप्रपात तक सीमित नहीं है। अगर हम अपनी छठी स्लाइड को देखें और इस पूरे बेल्ट को ध्यान से समझें तो यहाँ भी कोई पैटर्न है? हाँ, यहाँ एक स्पष्ट भौगोलिक पैटर्न नजर आता है। भोजपुर में जियारखंड जलप्रपात है। कैमूर के रोहतास पठार पर तेलहर कुंड है। रोहतास में कर्मनाशा नदी पर मंझर कुंड के पास देवदारी जलप्रपात है और सासाराम रोहतास में ही तुतला भवानी जलप्रपात है। मतलब ये सारे एक ही इलाके में केंद्रित हैं? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो कैमूर और रोहतास के पठारी इलाके में है, ये मुख्य रूप से इन्हीं जलप्रपातों का घर है। यानी रोहतास और कैमूर का ये पूरा पठारी इलाका बिहार का जलप्रपात हब है। एकदम सही। तो हमने देख लिया जमीन फाड़ कर निकलता हुआ उबलता पानी और फिर पहाड़ों से गिरता हुआ विशाल पानी। अब 7वीं स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक तीसरे और एकदम अलग रूप की, शांत और ठहरे हुए पानी की। हाँ, हम प्रवेश कर रहे हैं झीलों की दुनिया में, यानी लेक्स। जलप्रपातों की गति के बाद झीलों की शांति को समझना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम झील की एक बुनियादी परिभाषा को देखें तो झील चारों तरफ भूभाग यानी जमीन से घिरा होता है। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या है? इसका पानी प्रायः स्थिर होता है।
नदियों की तरह इसमें एक दिशा में बहाव नहीं होता। और जब ठहरे हुए पानी की बात हो रही है तो अब हम आज की 8वीं स्लाइड पर आते हैं, जो कि आज के सेशन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के मंझौल गांव में स्थित कांवर झील की। कांवर झील। कांवर लेक। हाँ। ये झील सिर्फ एक पानी का गड्ढा नहीं है, इसके साथ 3 ऐसे विशाल तथ्य जुड़े हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। पहला, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक कहते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गोखुर झील या ऑक्सबो लेक आखिर बनती कैसे है। हमारी जानकारी के अनुसार कांवर झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी द्वारा हुआ है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। गोखुर का मतलब होता है गाय के खुर के आकार का, या कह लें यू शेप का। तो एक नदी जो सीधे बहती है वो अचानक से एक यू शेप की झील कैसे बना देती है? इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मैदानी इलाकों में जब बूढ़ी गंडक जैसी नदियां बहती हैं तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं बहती। हाँ, वो तो सांप की तरह बल खाती हुई चलती हैं। बिल्कुल, जिसे जियोग्राफिकल टर्म में मियांडरिंग कहते हैं। जब नदी एक बहुत बड़ा घुमाव लेती है तो समय के साथ पानी का बहाव उस घुमाव के बाहरी किनारों को काटता रहता है। अच्छा, कटान होती है। हाँ, फिर कई सालों बाद नदी उस लंबे घुमावदार रास्ते को छोड़कर एक सीधा रास्ता अपना लेती है। ओहो, मतलब वो शॉर्टकट ले लेती है। बिल्कुल। और जो वो पुराना यू शेप का घुमावदार रास्ता था वो मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है। वही कटा हुआ हिस्सा जिसमें पानी भरा रह जाता है उसे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या बात है। कांवर झील इसी तरह बूढ़ी गंडक नदी के रास्ते बदलने के कारण बनी है और ये पूरे एशिया में इस तरह की सबसे बड़ी झील है। मतलब नदियां खुद अपना रास्ता बदलती हैं और अपने पीछे इतनी बड़ी झील एक प्राकृतिक निशानी के रूप में छोड़ जाती हैं। ये सच में कमाल का विज्ञान है। हाँ। अब आते हैं इसके दूसरे बड़े तथ्य पर। ये भारत का 39वां रामसर स्थल है और सबसे गर्व की बात कि ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अब ये रामसर स्थल सुनकर कई छात्रों को लगता होगा कि ये बस कोई सरकारी टैग है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। रामसर का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बात है। इसका उद्देश्य दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाना है। कांवर झील को ये दर्जा मिलने का मतलब है कि इसका पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक स्तर पर बहुत मायने रखता है। और इसका इकोसिस्टम कितना शानदार है, ये इसके तीसरे तथ्य से साबित होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ सुदूर साइबेरिया से प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हजारों किलोमीटर उड़कर। जरा सोचिए, दुनिया के उस कोने से उड़कर पक्षी अपना घर बिहार के बेगूसराय में इस गोखुर झील में बनाते हैं। ये प्रकृति के सबसे सुंदर रिश्तों में से एक है। बिल्कुल। और पक्षियों की इसी बात से जुड़ता है हमारा अगला महत्वपूर्ण स्थान। स्लाइड 9 पर दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित कुशेश्वर स्थान झील। अच्छा, यहाँ भी पक्षी आते हैं। हाँ, इस झील का पारिस्थितिक महत्व इतना ज्यादा था कि इसे वर्ष 1972 में ही पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। 1972 में? इसके साथ ही कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील भी है। क्या बात है। अब स्लाइड 10 की तरफ बढ़ें तो एक और बहुत ही दिलचस्प आकार वाली झीलों का जिक्र आता है। सहरसा से करीब 25 किलोमीटर दूर सिमरी बख्तियारपुर झील है और भागलपुर में जगतपुर झील है। हाँ। अगर हम इनके आकार की बात करें तो बताया जाता है कि ये घोड़े के नाल के आकार की होती हैं। जी हाँ, हॉर्स शू शेप। ये भी गोखुर झील से काफी मिलता जुलता ही स्वरूप है। जब भी हम घोड़े की नाल की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत एक अंग्रेजी के यू अक्षर की छवि आ जाती है। ये याद रखने के लिए छात्रों के लिए एक बेहतरीन विजुअल तरीका है। बिल्कुल सही। और अगर हम स्लाइड 11 और 12 पर बिहार की बाकी झीलों के वितरण पर नजर डालें तो हमें एक और बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। कैसा पैटर्न? मैं तेजी से जिलों का मिलान करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैमूर में अनुपम झील है, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील है, मुजफ्फरपुर में भुसावलमन झील और ब्रह्मपुरा मन है। हाँ, और अगर मैं इस सूची को पूरा करूं तो पूर्वी चंपारण में केसरिया चौर, जिसे खेतार भी कहते हैं, वो स्थित है। बिल्कुल। फिर से पश्चिम चंपारण के बेतिया में सरैया मन है, राजगीर नालंदा में घोड़ा कटोरा झील है और मोतिहारी में मोती झील है, जिसे पिपरा मन झील भी कहा जाता है। तो क्या आपने यहाँ कुछ खास नोटिस किया?
हाँ, इस पूरी सूची में बार बार मन और चौर जैसे शब्द आ रहे हैं और ये चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में काफी फैले हुए हैं। यही वो पैटर्न है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। उत्तर बिहार में स्थानीय भाषा में गहरे जल जमाव वाले क्षेत्रों को मन कहा जाता है और जो थोड़े कम गहरे क्षेत्र होते हैं उन्हें चौर कहा जाता है। अच्छा, तो ये नामकरण स्थानीय भूगोल पर आधारित है। बिल्कुल। और राजगीर में जो घोड़ा कटोरा झील है, राजगीर में हमने अपनी शुरुआत में सबसे गर्म उबलते हुए जलकुंड देखे थे और अब उसी राजगीर में एक बेहद शांत झील भी मौजूद है। ये बिहार की भौगोलिक विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। शिक्षा स्टोर के इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बिल्कुल, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।